नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप मेरे सामने भी देख सकते हैं अपनी क्लास 12th की मैथमेटिक्स चल रही थी, जो कि एनसीईआरटी बेस रहेगी पूरी मैथमेटिक्स चल। और जो चैप्टर पहला है अपना रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में हमारी कई क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट समझ लिया है। उसके पहले के स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रकार के रिलेशन यानी संबंध को हमने अच्छे से समझ लिया है। और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे पढ़ रहे थे एकाकी और आच्छादक, है ना। एकेकी है, बहु एकेकी है, आच्छादक है, आच्छादक नहीं है। इस प्रकार हमने फंक्शन फलन को 4 प्रकार से भागों में बांटा था। किस प्रकार के हमारे जो सिलेबस में है उन चारों भागों को हमने, चारों प्रकार के फलनों को हमने समझ लिया था और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास एग्जाम्पल 12 उदाहरण नंबर से 12 से आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे के सवाल और समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो सॉल्यूशन लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 12। ठीक है, पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन, है ना। अब परिभाषित फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित कर रखा है, एफ को परिभाषित कर रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि परिभाषित फलन को कहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ यहाँ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ये इसका क्या है प्रांत और ये इसका क्या है रेंज, है ना। ठीक है, और इसके लिए अब आगे एकेकी और आच्छादक दोनों है। सिद्ध क्या करना है कि ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। और एपेक्स दे रखा है हमें, एपेक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। कब? यदि एक्स एक विषम संख्या हो, विषम ओड नंबर के लिए। ओड नंबर के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस वन, और इवन के लिए अलग दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकेकी के लिए। तो एकेकी के लिए हम जानते हैं एकेकी के लिए क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू हो एफ ऑफ एक्स टू, और दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ से ये क्या हो कि एक्स वन बराबर एक्स टू हो। या तो उनकी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो बराबर हो, और वो बराबर होंगे तो उनके जिस प्रांत में हमने जिस डोमेन पे वैल्यू रखी है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसे ही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और प्रूव करते ही क्या हो जाएगा, एकेकी तो हो जाएगा। और आच्छादक के लिए हम जानते हैं कि सप्रांत, है ना, कोडोमेन किसके बराबर आ जाए, उसकी रेंज के बराबर, है ना। वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। आच्छादक के लिए क्या करना होता है, आच्छादक कि जो उसके सप्रांत है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ जाए, रेंज के, है ना। यानी एक लाइन में मैं लिखूं तो क्या लिखूं, सप्रांत बराबर हो जाए किसके, परिसर के। सप्रांत को यहाँ कहेंगे कोडोमेन, कोडोमेन बराबर रेंज। ठीक है, और इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, और एक को वन वन फंक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और करते हैं सॉल्व को सॉल्व। तो सबसे पहले एक है ना। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या है, फंक्शन अलग अलग ले रखे हैं। अब यहाँ एक तो ले लिया विषम के लिए, एक ले लिया सम के लिए। अब मान लो मैं कर दूं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब एक्स वन की वैल्यू मैंने क्या ले ली कि एक्स वन प्लस वन, और एक्स टू के लिए अब जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स वन लूंगा तो एक्स टू उसके पास वाला नंबर होगा, कोई भी उसके पास वाला होगा। तो एक को अगर सम लेंगे तो दूसरा अपने आप भी सम रहेगा, एक को भी सम लूंगा तो दूसरा सम रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रमागत ले रहा हूँ अभी मैं, है ना, क्रम के अनुसार ले रहा हूँ। तो मैंने जैसे एक्स वन को क्या ले लिया, एक्स वन को यहाँ विषम के लिए लिया, यहाँ लिख भी दूँ तो एक्स वन क्या है मेरा, विषम है। तो एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू एक सम नंबर हो जाएगा, और सम नंबर होते ही क्या हो जाएगा कि इसका फंक्शन हो जाएगा एक्स टू माइनस वन। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करूँ तो रीअरेंज कर दूँ तो एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर माइनस टू। अब माइनस को भी हटा दूँ तो क्या हो जाएगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर टू। और इस कंडीशन को मैं जानता हूँ, अगर मैंने दो क्रमागत नंबर लिए हैं, मैंने दो कॉन्जुगेटिव नंबर लिए हैं, तो उनका अंतर दो कभी नहीं हो सकता, है ना। कोई दो क्रमागत नंबर का, और वो भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में, और वो क्रमागत नंबर का अंतर दो नहीं हो सकता। तो मुझे इस तरह का फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, मुझे दोनों फंक्शन या तो सम के लिए लेने पड़ेंगे या विषम के लिए। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यह संभावित नहीं है। क्यों नहीं है संभावित? नहीं
है। तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 2 नहीं आ सकता। आप जानते भी है, हमने कई बार पढ़ चुके हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे कि x1 भी सम हो और x2 भी सम हो। तब क्या निकल के आएगा कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब x1 का फंक्शन सम के लिए, तो सम के लिए x1 माइनस वन और इधर भी x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन को हटा देंगे तो x1 बराबर x2। यहाँ जाके हम कह सकते हैं कि सम संख्या के लिए एक एक ही है। इसी प्रकार से x1 क्या हो, विषम हो, और x2 भी क्या हो, अपना विषम हो। तब दोनों के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो हम जानते हैं दोनों के लिए आएगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। और x1 फंक्शन विषम संख्या के लिए तो x1 प्लस वन और x2 प्लस वन, तो x1 बराबर x2 पर होगा, है ना। अगर f ऑफ x1 की वैल्यू x2 के बराबर होगी तो ये कब होगा, x1 और x2 के बराबर होने पर। इसी प्रकार से सम के लिए अलग करना पड़ेगा और विषम के लिए अलग करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कंडीशन क्या थी और हमारा रिजल्ट भी उसी प्रकार से आ गए। एक रिजल्ट जो सम और विषम दोनों को साथ लेकर मैंने किया, तब ये संभावित ही नहीं है ना, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वह कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के साथ कह सकता हूं कि f ऑफ x एक एकेकी फलन है। क्या है, f ऑफ x एक एकेकी फलन है। ठीक है, तो एकेकी तो सिद्ध हो गया। अब क्या करना है, दूसरी बात करनी है हमें कि यह आच्छादक है या नहीं है। अब आच्छादक में क्या कहा है इसने, किसकी कोडोमेन। आच्छादक के लिए हम जानते हैं किस तरीके से उसे सोल्व करते हैं, किस तरह से उसे प्रूव किया जाता है कि उसके जो कोडोमेन है वो किसके बराबर हो जाए, रेंज के। अब यहाँ कोडोमेन क्या है, यहाँ कोडोमेन है इसकी ये आर, है ना, और इसकी रेंज भी क्या है, रेंज भी यही है। मतलब ऐसी कोई वैल्यू छूटे ना, किसमें, रेंज में। यानी मुझे फंक्शन से हर एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, जो भी फंक्शन इसने दे रखे हैं उसमें मैं कुछ भी डोमेन रखूंगा, कुछ भी डोमेन का मतलब नेचुरल नंबर को रखूंगा, तो मुझे हर नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए। और नेचुरल नंबर को मैं जानता हूँ कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। तो एक सिंपली से 2-4 नेचुरल नंबर निकाल के देखते हैं। जैसे कि मैंने एफ ऑफ 1 लिखा, है ना। अब एफ ऑफ 1 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 आ गया। इसी तरीके से मैं एफ ऑफ 2 रखूंगा, है ना, नेचुरल नंबर को रखूंगा। अब एफ क्या है, 2 क्या है, सम नंबर। तो सम तो x माइनस वन बराबर, सॉरी 2 माइनस 1 बराबर 1। देखो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, यानी 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। जैसे मैं नंबर रखूंगा, मुझे यहाँ भी नंबर मिलेंगे, वो भी नेचुरल नंबर। अब 1 मिल गया तो मतलब कोई छूट नहीं रहा अभी तक, 1 मिल गया तो कुछ छूट नहीं रहा, 2 मिल ही गया, और 3 भी मिल जाएगा। कब, जब एफ ऑफ 3 रखते ही क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, और एफ ऑफ 4 रखते ही 3 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 1 बराबर 3 भी मिल गया। इसी तरीके से मुझे हर नंबर मिल जाएगा। एक मैं रैंडम केस ले लूँ क्या, कि 2r प्लस 1 के लिए लिया। अब r मैंने यहाँ क्या ले लिया, कोई सम नंबर ले लिया, तो ये फंक्शन लगेगा। तो 2r माइनस 1, सॉरी प्लस 1 माइनस 1 बराबर 2r। अब 2r क्या हो गया, एक सम हो गया। ठीक है, विषम के लिए लिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा। इसी के साथ 2r प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक सम नंबर। इसी प्रकार से 2r को ले लूँगा, तो 2r एक सम है, तो सम तो क्या हो जाएगा, 2r माइनस 1, एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या। यानी मुझे हर प्रकार की संख्या मिल रही है। सम रखने पर विषम मिल रहा है और विषम रखने पर सम संख्या मिल रही है, और कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो छूट रही है। तो डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ कि मैं एफ ऑफ एक्स बराबर किसके हो रहा है, वाई, है ना। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो रहा है, वाई। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक वाई मिल रहा है। और वाई किस तरह का है, वो भी नेचुरल नंबर, और उसमें सारे नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हो गए, सम और विषम। ठीक है, तो बस दूसरे वाले रिजल्ट से क्या हो जाएगा कि एफ मेरा एक आच्छादक फलन है ना। एफ क्या है, एक आच्छादक फलन है। एफ ऑफ एक्स एक ही है, एफ ऑफ एक आच्छादक है, तो एक ही आच्छादक। इसी के साथ मेरा सवाल यहाँ खत्म हो जाता है, और हैंड्स प्रूव्ड इट इज सिद्धम। इस तरीके से आपको वहाँ सवाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 पर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने
एग्जाम्पल 13 है ना, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 यानी उदाहरण 13 14 दोनों एक जैसे ही है, तो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि अच्छे से दोनों को समझ सके और दोनों में अंतर भी समझ सके कि दोनों में अंतर कहाँ है। ठीक है, पहले 13 को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन है ना, आच्छादक फलन दे रखा है, ऑन टू दे रखा है, कौन सा, ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 से 1 2 3 में डिफाइन है। ठीक है, सदैव एक ही फलन भी होता है, यानी आच्छादक दे रखा है और आच्छादक देने के साथ फलन भी दे रखा है, और ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन भी होगा, और यही होगा, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल 14 को देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन है ना, यहाँ 1 1 दे दिया, 1 1 एक ही फलन 1 1 फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और डिफाइन कैसे किया है, 1 2 3 से 1 2 3 में। ठीक, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा, और यहाँ उल्टा कर दिया कि क्या होगा, अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी है कि वह क्या होगा, आच्छादक भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, एक एक करके दोनों ही कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं पहले कि दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और किस तरीके से इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, मैंने फलन ही ले लिया, क्या है, ये रहा मेरा फलन 1 2 3 1 2 3, और ये यहाँ से यहाँ हो रहा है एक में, है ना, एफ कोई फंक्शन। अब इसने क्या कहा कि जो फंक्शन है एफ दे रखा है, आच्छादक है, आच्छादक है, और ये क्या है अपने पास दिया है। ठीक है, अब दिया है आच्छादक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि ये जो तीन एलिमेंट है 1 2 3, यानी जो इसकी परिसर के यानी सप्रांत के जो एलिमेंट है, ठीक है, इनका पूर्व प्रतिबिंब किन में मिलेगा, इसके प्रांत में, है ना, ये क्या है इसका सप्रांत, और सप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब किस में मिलेगा, प्रांत में। और आच्छादक कहने के साथ क्या कर दिया इसने कि जो सप्रांत है अपना वो किसके बराबर है, परिसर के, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा रहेगा, वो कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको नकारात्मक भाव से आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा हो कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो एफ क्या है, एक ही नहीं है ना, एफ एक ही फलन नहीं है, क्या है, क्या मान लिया मैंने, मान लिया है ना, मान लिया कि एफ एक ही फलन नहीं है। अब एफ एक ही फलन नहीं है तो बहु एक ही तो होगा, क्योंकि एक ही नहीं है तो, और फंक्शन की डिफाइन करने के लिए यहाँ की सारी मैथ इधर पढ़नी चाहिए। तो अब मैंने मान लिया एफ एक ही फलन नहीं है। ठीक है, अब मान लिया तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कम से कम 1 और 2 ये दो ऐसे एलिमेंट ले लिए मैंने जिनकी क्या पड़ेगी, एक सिंगल इमेज आएगी, है ना, सिंगल इमेज आएगी, और सिंगल इमेज को मैं किसी को भी ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 1, है ना, मतलब ये एक और ये 2, इनके सिंगल इमेज ले ली, क्या ले ली, 1 ले ली। अब इसने फिर कहा है क्या, अब बच रहा कौन सा है अपने पास, 3। ठीक है, अब तीन की ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप देखो 2 एलिमेंट बच रहे हैं ना इधर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 का मान 2 भी आ जाए और 3 का मान 3 भी आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो वो तो फंक्शन ही नहीं है ना। जब फंक्शन की डेफिनेशन ही पढ़ते तभी कह सकते हैं कि यहाँ से 2 इमेज नहीं बना पाएगा कोई भी, कोई भी अवयव, प्रांत का कोई भी अवयव 2 प्रतिबिंब नहीं दे सकता, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चलेगा कि मैंने अगर 3 का 2 के साथ भी लिंक किया है ना, तब भी एक एलिमेंट क्या रहेगा, खाली रहेगा। और जबकि हमें दिया क्या गया है कि खाली तो कोई रह ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आच्छादक दे रखा है। तो ऐसा जो मैंने माना है, क्या माना है कि 1 और 2 इनकी क्या सिंगल इमेज मानी थी, ये तो गलत हो गया। तो मेरा मानना क्या हो गया, मानना एक विरोधाभास हो गया, है ना, विरोधाभास है, यानी वो उसे अपोज कर रहा है, क्या कि मैंने एफ को एक फलन नहीं माना था और नहीं मानने से बहु एक कर दिया था, जिसमें क्या हो गया, विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। अब ठीक है, चलो ये तो थी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब मैं तीनों की एक सिंगल इमेज डाल दूं, तीनों एलिमेंट की, है ना, सिंगल इमेज मैंने क्या डाल दी,
1 पर। अब तो और बुरी कंडीशन हो गई, कैसे कि 2 और 3 दोनों ही एलिमेंट खाली बैठे हैं, और जबकि मुझे दिया क्या गया है कि प्रांत परिसर के बराबर है, यानी आच्छादक है। इस तरह की कंडीशंस में भी 2 और 3 खाली है, तो ये आच्छादक ही नहीं रहा। तो यहाँ कह सकता हूँ कि ये वाली कंडीशंस भी क्या हो गई, विरोधाभास हो गई। बस इतना सा करने के बाद ही अब एक ही कंडीशन बचती है, क्या कि 1 2 3 को किन्हीं भी 1 2 3 से ज्वाइन कर दो, और इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक ही बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मानना विरोधाभास है, इसलिए एफ एक की फलन, एफ क्या है, एक की फलन होगा। देखो समझने वाली बात थी, समझ चुके हैं हम। क्या किया था, एफ को मैंने एक की नहीं माना, एक की नहीं माना तो इन दोनों की कम से कम एक इमेज तो मुझे देनी ही पड़ेगी, एक प्रतिबिंब तो देना पड़ेगा। मैंने कोई सा भी एक दे दिया था, पर जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ एक एलिमेंट खाली बैठा था, है ना, और खाली बैठते ही वो तो आच्छादक की डेफिनेशन भी वहाँ फॉलो नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं गलती क्या थी, मेरे मानने में थी। तो मैंने क्या कहा कि मानना एक विरोधाभास हो गया, इसलिए एफ एक की फलन होगा, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, अपना एंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब स्टेटमेंट अपने पास आ गया कि ऐसा कोई फंक्शन हो, क्या हो, जो क्या हो, आच्छादक हो, तब सदैव एक एक भी होता है। पर एलिमेंट जरूर देखने हैं अपन को, है ना, कौन सा एलिमेंट बच रहा है, कौन सा नहीं बच रहा। ठीक है, क्या है, बहुत समय एलिमेंट की संख्या कम आ जाएगी तो बहु एक एक की भी हो जाएगा, इसलिए चेक तो करना है फंक्शन को, पर डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि एक एक की जो आच्छादक होगा वो हमेशा एक एक की भी होगा, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बस हमें चेक करना क्या है, फंक्शन को चेक करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी का उल्टा है, क्या है, एग्जाम्पल 14, सिद्ध कीजिए कि एक एक फलन। ठीक उसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर देते हैं। क्या है, ये लीजिए, ये लीजिए 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया अपना एफ। ठीक है, अब दिया क्या है, दिया है एफ एक ही फलन है, एक ही फलन है। यहाँ तो बिल्कुल सीधा हो गया, एफ क्या है, एक ही फलन है, इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है, एक ही है, तो किसी को भी किसी के साथ ज्वाइन करेंगे, पर क्या होगा, कम से कम एक को एक के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, और एक को एक के साथ ज्वाइन करने पर ना तो इधर कोई खाली बचेगा, ना इधर कोई खाली बचेगा, और बस मेरा क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर सप्रांत बराबर परिसर हो जाएगा, सप्रांत बराबर परिसर हो जाएगा, और ये इसका सप्रांत हो जाएगा, ये इसका परिसर हो जाएगा। प्रांत बराबर परिसर होते ही, यानी कोडोमेन रेंज के इक्वल आते ही, हम क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह क्या होगा, अपना एक आच्छादक फलन होगा। एफ क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा। बस समझने वाली बातें थी, हमने समझ ली। एक बार और आप देख लो, भाई मैंने क्या किया, 1 को 3 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, 3 को 1 से कर दिया, या फिर कैसे ही क्रम बदलूं, पर मैं एक को एक से तो ज्वाइन करूंगा, किसी भी 2 एलिमेंट को एक से नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक एक की कंडीशन दे रखी थी। ऐसा करने पर तीनों एलिमेंट इन तीनों एलिमेंट से कनेक्ट रहेंगे, और कनेक्ट रहते ही मेरे तो देखने का मतलब यही है कि मुझे इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए, और नहीं दिखते मैं क्या कह देता हूँ कि यह एक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो ये थे अपने एग्जाम्पल 13 एंड 14। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, प्रश्नावली 1.2, और 1.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स, है ना, अब मैंने दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये क्या है 1/x, हम व्युत्क्रम फंक्शन को रूप में भी जानते हैं 1/x को, द्वारा परिभाषित फलन। अब परिभाषित फलन कहाँ से कहाँ तक है, एफ परिभाषित है आर नोट से आर नोट। अब आर नोट क्या है, ये मतलब आर डैश या आर नोट आर जीरो जो भी पढ़ो, तो आर नोट यहाँ डिफाइन कर रखा है कैसे, आर नोट से आर नोट में एक ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, और वो क्या है, एक ही आच्छादक है। और यहाँ आर नोट क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमें दे रखा है। ठीक है, यदि प्रांत आर नोट को एन में बदल दिया जाए, प्रांत को, है ना, प्रांत मतलब इसको, आर नोट को किसमें बदल दिया, एन में बदल दिया जाता है, जबकि सप्रांत इसकी कौन सी, ये इसकी सप्रांत है ना, ये है प्रांत अपनी, और ये है इसकी सप्रांत,
आर नोट पूर्वतः यानी पहले जैसे ही रहेगी, तब परिणाम क्या तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। परिणाम सत्य होगा से मतलब है तब भी जो एफ नया बन के आ रहा है, एफ क्या है अब नया, एन से डिफाइन हो रहा है किसमें, आर नोट में, तब भी क्या यह जो फंक्शन है ये आच्छादक और एकेकी होगा या एकेकी आच्छादक होगा, ये कह रहा है ये। तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आर क्या है अपने पास, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ जो एक बात है वो अपने आर नोट, अब ये बहुत से में आर नोट भी है आर स्टार भी है ना, इसको जो भी पढ़ो आर नोट आर स्टार। और दूसरी जो चीज है अपने यहाँ पास वो है यहाँ ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब है यहाँ नॉन जीरो नंबर है ना, यानी जीरो नहीं है, बाकी सबके लिए डिफाइन है। जीरो के लिए क्या हो रहा है, 1/0 नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए जीरो को छोड़कर सारी संख्याओं को हमें यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिखिए 1/x। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा, 1/x। अब मैथमेटिकली चलेंगे, सॉरी जैसे लैंग्वेज दी गई है वैसे चलेंगे। तो एक के लिए क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि 1/x1 बराबर होगा 1/x2 के, और लास्ट में निकल के क्या रिजल्ट आएगा, x1 बराबर है x2 के। तो इसी मतलब ये जो 2 या 3 लाइन लिखी है, इससे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स की जो आर से आर नोट, मतलब आर स्टार से आर स्टार में, मतलब जो इसका जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो किस में हो, पूरा हो, वाई एक्सिस को कवर करे। दूसरी बात, इसके जो सहप्रांत है, सहप्रांत यानी किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए है ना। अब आच्छादक के लिए क्या हो, सहप्रांत हो किसके बराबर, इसके परिसर के। एक लाइन में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा किसके, वाई के, है ना। मतलब एक्स की सारी वैल्यू रखता जाऊंगा और मुझे क्या मिल जाए, वाई। अब इसको मैं ग्राफिकली सोल्व करना ज़्यादा प्रिपेयर करूंगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल आराम से और अच्छे से समझ में आएगा वहाँ। तो एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अपने पास ये है ग्राफ, ये एक्स, एक डैश, वाई, वाई डैश, ये 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, जीरो पर जीरो रखना ही नहीं है। अब देखो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो 1/x है ये, है ना। जैसे मैं एफ ऑफ एक्स 1 पे 1 मिलेगा मुझे, है ना, 1 पे क्या मिलेगा, 1। यानी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूँ भी कर सकता हूँ मैं कि भाई ये क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स है ना, तो y इक्वल टू 1/x लिख दूँ। ठीक है, y इक्वल टू 1/x, अब आराम से ड्रॉ हो जाएगा कि x बराबर 1 लूंगा तो y बराबर 1 मिलेगा, तो 1 1 मिल गया, है ना। x बराबर 2 लूंगा तो y बराबर हाफ मिलेगा, ये x बराबर 2 और y बराबर हाफ, यानी यहाँ का ही मिलेगा। इसी प्रकार से x बराबर हाफ लूंगा मतलब 0.5, तो y बराबर मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ अब मुझे बस इतना सा ही समझना है कि इसका ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से, है ना, कि x इधर तो y एक्सिस को टच होता दिखेगा, इधर x एक्सिस को। इसी प्रकार से नेगेटिव में चलूंगा तो नेगेटिव में भी इस तरीके से। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। एक एक के लिए तो हम अब ग्राफ अपने पास बन चुके हैं, तो ग्राफ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक एक के लिए, है ना। तो एक एक के लिए क्या करना होता है, एक लाइन पैरेलल खींचनी है किसके, एक्स एक्सिस को अलोंग। अगर वो एक बिंदु पे काटती है तब तो एक एक ही होगा, कहीं भी लाइन ड्रॉ करो किस पे काटेगी, वो एक बिंदु पर, है ना। और जो एक्स एक्सिस है इस पे कहीं नहीं काट रही, पर हमें ये भी पता है कि क्या जो वास्तविक संख्या ली है अपन ने वो कौन से लिए, नॉन जीरो। तो एक जीरो तो है ही नहीं, तो उससे हमें लेना भी कुछ देना भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है। सेकंड जो टेस्ट है अपने पास आच्छादक के लिए, आच्छादक यानी अब देखना है हमें कि जो x और y यानी जो ग्राफ है अपना, जो ग्राफ यहाँ दिया गया है वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, क्या वह आर नोट आर स्टार है ना, आर स्टार है ना, ये अपना जो आर स्टार है इस पूरे आर स्टार को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आर स्टार क्या है, नॉन जीरो सेट है रियल नंबर्स का, है ना, यानी जीरो के अलावा जितने भी नंबर है वो किस में आ गए, आर में। तो हम देख सकते हैं कि जो अपना ग्राफ है वो क्या कर रहा है, नीचे वाई यानी वाई डैश नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है,
ऊपर भी ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और जीरो मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जीरो हमारे मिल भी नहीं रहा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसकी जो सडोमेन जो सप्रांत है ना, कोडोमेन सप्रांत किसके बराबर हो जाएगा, इसके परिसर के। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टेस्ट होता है कि इसका सप्रांत किसके बराबर हो गया, परिसर के। ठीक है, अब क्या कहा इसने नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कहा चेंज करने के लिए, क्या कहा कि जो भी अपने पास आर स्टार था, आर नोट था, ठीक है, आर स्टार, इसको एन में बदल दिया जाता है। अब जैसे एन में बदल देंगे, है ना, जैसे ही एन में बदल देंगे तो हमें ग्राफ, जो ग्राफ अभी हमें इतना अच्छा स्मूथ ग्राफ मिल रहा था, ये ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एन में बदलने के बाद मैं क्या रख सकता हूँ, इसमें 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, यानी पॉइंट रख सकता हूँ। तो 1 पे मुझे 1 मिल गया, 2 पे मुझे हाफ मिल गया, इस तरीके से यहाँ पॉइंट मिलेगी मुझे। पर ये बीच की जो लाइन है ये नहीं मिलेगी, है ना। और जहां ही बीच की लाइन नहीं मिलेगी वहां मैं क्या कहूंगा कि यह क्या होगा, एक एक ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, एक एक ही तो हो पाएगा पर आच्छादक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये जैसे ये हट गया तो मुझे इसके बीच में y के पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके सहप्रांत तो क्या है, सेम है, यानी एक एक ही तो रहेगा पर ये आच्छादक नहीं रह पाएगा। तो जो परिणाम है, परिणाम सत्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम उसे n यानी प्राकृत संख्या से और r नोड में बदल देंगे, है ना भाई। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या रखने पर तो मुझे हर चीज की वैल्यू तो मिल जाएगी, हर एक की वैल्यू मिल जाएगी। नेगेटिव वाला ग्राफ अपने पास आएगा ही नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा और वो भी पॉइंटों में मिलेगा। ठीक है, ये लाइन नहीं मिलेगी, ऐसे पॉइंटों में वैल्यू मिलेगी। पॉइंटों में मिलने के बाद और हर पॉइंट पे एक वैल्यू मिल जाएगी मुझे नेचुरल नंबर पर। ठीक है, एक एक ही तो हो गया, पर आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए था, ये पूरा कवर होना चाहिए था। पर जो ग्राफ मुझे मिल रहा है वो ग्राफ किसमें कहाँ तक मिलेगा, मुझे मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, ऊपर ऊपर, और वो भी कैसा, पॉइंटों के रूप में, बीच बीच में y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से अपना जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड इसका जो पार्ट है उसका आंसर आएगा नो, जो भी रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आराम से इसको पढ़िए। पहले ये पूछ रहा है निम्नलिखित फलनों की एक एक, है ना, यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। ठीक है भाई, जांच करते हैं। अब हमें पता है, हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं एक एक के लिए क्या होता है। तो एक एक के लिए अपने पास जो कंडीशन निकल के आती है कि एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, और यह होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए और कि x1 बराबर हो x2 के। ठीक है, ये तो है अपनी कंडीशन किसके लिए, एक एक के लिए। ठीक है, पहले ये वाली देख लेते हैं कि एक एक के लिए क्या होगा। सेकंड है अपने पास आच्छादी। आच्छादी के लिए होता है एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी टोटल एक्स यानी डोमेन जितने भी वैल्यू इसमें रख सकता हूँ वो सारी वैल्यू रखने पर मुझे क्या मिले, मुझे वाई मिले। और वाई क्या होती है, इसकी परिसर, है ना, वाई क्या होती है, इसकी परिसर। 2 टेस्ट लगाते जाएं और ये पांचों के पांचों सवाल बड़े आराम से आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट को। अब सेकंड के फर्स्ट में देखिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डिफाइन हो रहा है और द्वारा प्रदत्त एफ दे रखा है अपना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब देखने की चीज यही है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। ठीक है, अब चेक करना है कि यह फलन इंजेक्टिव है यानी एक एक है, आच्छादी है, आच्छादी नहीं है, एक एक नहीं है, देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, अब जो मैं यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ वो रखनी पड़ेगी मुझे क्या, नेचुरल नंबर। एक्स किस में, नेचुरल नंबर में, यानी मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स और उनका स्क्वायर करूंगा तब भी क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव नंबर। यानी हर एक नंबर में क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो एक एक के लिए तो अगर कंडीशन नहीं लगानी है तो सीधे क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब क्या होगा कि x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर और इसी के साथ ही x1 बराबर x2। बस इससे क्या हो जाता है, इससे यह साबित हो जाएगा कि यह क्या फंक्शन क्या है, एक एक, यानी एक एक ही एक फलन है। ठीक है, यानी एक एक तो सिद्ध हो गया, फंक्शन एक एक ही है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन है आच्छादी के लिए। अब आच्छादी के लिए यानी इसमें कोई वैल्यू बच रही है नहीं बच रही है, ये चेक करना। ठीक है,
तो हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही चेक कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर में जैसे मैं एक किसी भी वैल्यू को रखूंगा नेचुरल नंबर का, तो उसका स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है, स्क्वायर मिलेगा। तो आप देखो कि मैंने n बराबर रख दिया 3, है ना, n बराबर क्या रख दिया 3, तो मुझे एफ ऑफ n यानी 3 क्या मिल जाएगा 9, है ना। इसी तरीके से एफ ऑफ 1 क्या मिल जाएगा 1, एफ ऑफ 2 क्या मिल जाएगा 4, यानी मुझे जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं तो मतलब नेचुरल नंबर में तो दूसरे नंबर भी काउंट होते हैं, तो दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर यहाँ एक तरीके से फ्री है। और फ्री होते ही क्या पता चलता है कि जो इसके जो डोमेन है, सॉरी इसके जो कोडोमेन है उसमें और इसकी जो रेंज में एक बड़ा डिफरेंस पैदा हो रहा है। कैसे, क्योंकि कहीं भी इसकी वैल्यू एफ ऑफ एन, है ना, एफ ऑफ एन डज नॉट इक्वल होगा किसके 3 के। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो इसको स्क्वायर 3 दे दे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यह एक आच्छादी नहीं है ना। क्या लिखूंगा मैं, आच्छादी फलन नहीं है। कौन सा फलन नहीं है, आच्छादी नहीं है। यानी पहला जो उत्तर आया क्या निकल के आया कि एक एक तो है, एक एक तो है पर आच्छादी नहीं है। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में, एक एक तो है और आच्छादी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना फंक्शन है, नेक्स्ट है फंक्शन सेकंड, वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसने ये डिफाइन कर दिया कहाँ से कहाँ तक, जेड से जेड में, यानी पूर्णांक से पूर्णांक में। अब पूर्णांक से पूर्णांक में तो ये है, हम जानते हैं पूर्णांक से पूर्णांक में इसका ग्राफ देखेंगे। अभी पूर्णांक से पूर्णांक में है ना, तो इसका ग्राफ आप देखो कि -1 पे कितना मिलेगा कि 1 मिलेगा, और +1 पे कितना मिलेगा कि 1 मिलेगा, है ना। y की वैल्यू कितनी मिलती है, यानी मैं x बराबर 1 रखूंगा और x बराबर x2 बराबर -1 रखूंगा, तब भी एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आएगा, जो कि कितना आएगा 1 आएगा, है ना। यानी 1 की इमेज और -1 की इमेज किस पे मिल रही है, 1 पर, यानी एक से अधिक क्या मिल रही है मुझे, इमेजें मिल रही है। तो यानी ये बहु एक एक ही है ना। सोल्व करके आप लिख लेना क्या है ये, एक एक तो नहीं है, एक एक फलन नहीं है। कौन सा फलन नहीं है, एक एक नहीं है। दूसरा जो चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है इसका जेड के लिए। अब देखो यहाँ भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वही मिलेंगे, है ना, और साथ के साथ यहाँ तो नेगेटिव तो मिल भी नहीं सकते, है ना। भाई जो भी नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, पूर्ण वर्ग मिलेंगे, और साथ के साथ नॉन नेगेटिव मिलेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। तो मेरे पास काफ़ी एक बड़ी जो संख्याएं हैं, एक तो नेगेटिव की और दूसरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, वो क्या रह जाती है, वो क्या रह जाती है, वो फ्री रह जाती है। और फ्री रहते ही मेरे को पता चलता है कि यहाँ कोडोमेन किसके बराबर नहीं होने वाला, रेंज के बराबर नहीं होने वाला। तो इसके आधार पे मैं क्या कह दूंगा कि यह आच्छादी फलन नहीं है। कौन सा फलन नहीं है, आच्छादी फलन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दो तो हो गए। अब थर्ड देखिए, थर्ड देखते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो वो का वही चल रहा है। अब जो है आर से आर में, यानी रियल से रियल में, वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में। अब वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में होते ही इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। अब मैं इसका ग्राफ आसानी से कर सकता हूँ, तो मुझे पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यह होता है। अब देखिए सबसे पहली बात लाइन टेस्ट से क्या पता चल जाएगा कि एक एक ही है या बहु एक एक। तो मैं कोई भी लाइन एक्स स्क्वायर का लंब खींचूंगा तो मुझे हर बार कितने पॉइंट मिलेंगे, 2, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये बहु एक एक हो गया। तो पहला ही निकल के आया क्या कि एक एक नहीं है, एक एक फंक्शन नहीं है, एक एक फलन नहीं है। दूसरा आर जो होता है वो रियल नंबर होता है, जिसमें नेगेटिव संख्या भी होती है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव संख्याएं भी होती है ना। ठीक है, पर ये जो ग्राफ है ये कहाँ जा रहा है, जीरो से लेकर पॉजिटिव आर पे, यानी आर इन्फिनिटी पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर नेगेटिव वाला पोर्शन पूरा ही खाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं डोमेन में हमें दिख गए कि नेगेटिव नंबर्स क्या है अपने पास, फ्री है।
और नेगेटिव नंबर्स फ्री हैं, तो इसी के साथ क्या कह सकता हूँ कि यह आच्छादी होगा। कौन सा फलन? आच्छादी फलन होगा। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे सोल्व करोगे? तो मैथमेटिकली सोल्व करने का ये रहा, और आप वहां लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, जैसे मैंने क्या रख दिया, -2 रख दिया है ना, एफ ऑफ -2। अब -2 का स्क्वायर 4 आएगा, अब -2 का स्क्वायर 4 आएगा तो नेगेटिव नंबर तो कभी बराबर होगा ही नहीं। y मतलब यहाँ y कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो कि -1 के बराबर नहीं होगा, एफ एक्स -2 के बराबर नहीं होगा, -3 के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये अपना ये जो फंक्शन है, जो फलन है, वो आच्छादी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वापस आते हैं क्वेश्चन 1 पे 4 पर। अब जो ग्राफ आया आपने, जो फंक्शन आया वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब दे रखा है। अब जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर रखने, तो सबसे पहले एक एक के लिए हम जानते हैं क्या होगा कि एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। दिस इम्प्लाइज x1 का क्यूब बराबर होगा x2 के क्यूब के, और इससे भी इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि x1 बराबर होगा x2 के। ये तो डायरेक्ट कंडीशन निकल के आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी एक एक तो है, एक एक फलन है या एक एक ही है। ठीक है, दूसरी बात आच्छादक, वापस वही, अब यहाँ जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, पूर्ण रूप से घन आएंगे। पूर्ण घन के अलावा संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि एफ ऑफ 1 रखते हैं मेरे को मिलेगा 1, एफ ऑफ 2 रखते हैं मेरे को मिलेगा 8, है ना, और एफ ऑफ 3 रखते हैं मेरे को मिलेगा 27। बाकी इनके बीच के जो नंबर हैं वो क्या रहेंगे, अपने लिए फ्री बैठे रहेंगे, है ना। और फ्री होते ही हमें पता है अगर कोई नंबर फ्री है तो हम उससे क्या कहेंगे कि यहाँ आच्छादी नहीं है ना, कोई नंबर फ्री नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ क्या है, आच्छादी नहीं है। आराम से आप देख भी सकते हैं बिल्कुल कि आच्छादी नहीं है। और मैथमेटिकली आपको लिखना हो तो डायरेक्ट लिख लेना क्या कि एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना, यानी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनके बराबर नहीं आएगा, है ना, नॉन परफेक्ट क्यूब के बराबर नहीं आएगा, यानी जो कि संख्या पूर्णगण के रूप में नहीं है उसके बराबर नहीं आएगा। और नहीं आने की वजह से क्या हो जाएगा, आर में कुछ मतलब आर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे अवयव रहेंगे जो अपने लिए खाली रहेंगे, और खाली रहते हम डायरेक्ट कहते हैं कि क्या होता है, आच्छादी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक वही बात एफ ऑफ एक्स के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त, अब के जो दे दिया रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, सॉरी ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, पूर्णांक से पूर्णांक में, पूर्णांक से पूर्णांक में। अब देखिए यहाँ भी पूर्णांक से सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई किसकी, आच्छादी की, आच्छादी की, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी पूर्णगण संख्याएं नहीं मिलेगी, यानी एक रिजल्ट तो मेरे पास पहले से आ गया कि आच्छादी आच्छादी नहीं है ना, आच्छादी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पूर्णगण संख्याएं मिलेंगी। नेगेटिव तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि क्यूब के साथ क्यूब होते हैं, नेगेटिव संख्याएं तो मिल जाएगी, पर उन डिफरेंस के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं रह जाएंगी, जैसे 1 से 8 तक, तो बीच में 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं रह गई ना, इसी तरीके से यहाँ भी रह जाएगी। अब दूसरी बात आएगी क्या, एक एक के लिए इस पर भी डायरेक्ट आप लगा लो क्या, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, और दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x1 बराबर x2। कंडीशन निकल के आ रही है किससे, फंक्शन से वैल्यू तक। अब यहाँ तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, यानी एक की इमेज तो एक तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये एक एक फलन है, एक एक है पर आच्छादी नहीं है। तो ठीक है, ये थे अपने पांचों के 5 क्वेश्चन। इनमें कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो क्या निकल के आया हो अपने पास, आच्छादी निकल के आया हो, है ना, एक भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो से हम आच्छादी कह सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर है ना, बिग ब्रैकेट्स में अंदर है, लार्ज ब्रैकेट्स में, ठीक है, बड़े कोष्टक के अंदर, ठीक, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, है ना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन है, आर से आर में डिफाइन हो रहा है, न तो एककी है और न ही क्या है आच्छादक, जहां x क्या है कम, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज है इसमें समझने वाली, पहले उसे समझते हैं। क्या कि हमें महत्तम पूर्णांक फलन है ये आता है या नहीं, तो उसे जिसे नहीं आता वो देख लेना, जिसे आता है वो रिविजन कर लेना। तो ठीक है, तो एक बार डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यानी महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो होता है अपने पास कि देखिए इसका अब महत्तम पूर्णांक इसकी जो वैल्यू आती है ना, एक्स की वैल्यू कहाँ रहेगी, पूर्णांक के रूप में रहेगी। एक किस में रहेगी, पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक के रूप में किस तरह, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, 0.1 ले लिया या फिर 1.1 ले लिया है ना, मैंने क्या ले लिया, x बराबर 1.1। तो एफ ऑफ एक्स में क्या लिखूंगा मैं, 1.1 लिखूंगा। अब मुझे डिफाइन कैसे होगा, ये बड़ा कोष्टक 1.1। अब ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन है, ये अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा चीज़ों को, और कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या देगा, एक आउटपुट देगा। तो यह क्या करता है कि जो ये 1.1 है ना, इसको ये कन्वर्ट करता है। ये किस तरह से कन्वर्ट करता है, अगर इसके पास में जो नजदीकी क्या रहेगा पूर्णांक, और वो किससे कम होना चाहिए, x से कम होना चाहिए, है ना। तो x से कम होना चाहिए और नजदीकी पूर्णांक होना चाहिए। तो x के पास में दो पूर्णांक निकलते हैं, एक निकलता है अपना 1, पूर्णांक संख्या है एक तो क्या निकलता है 1, दूसरा जो निकल के आता है वो आता है अपने पास 2, और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया x से कम होता है या उसके बराबर होता है, तो x क्या है 1.1। अब इससे तो कम होना चाहिए, तो बड़े का ऑप्शन तो हट जाता है। तो हमें ये क्या वैल्यू मिलेगी, इसमें मुझे मिलेगी 1। ठीक है, एक और समझते हैं। जैसे ले लिया मैंने क्या, x बराबर 0.9। ठीक है, यानी वैल्यू क्या है मेरी 1। अब इसके पास में कौन कौन से पूर्णांक है, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 0, है ना। अब x ग्रेटर इंटीजर में लिखूंगा 0.9, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे। अब ये देखो ये 0.9 यानी इससे तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एक तो हो ही नहीं सकता है, तो एक को हटा दो, और कौन सा हो सकता है 0, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। यानी इंटीजर देखना है हमें, कोई भी अगर पॉइंट वाली संख्या लेंगे तो उसके पास का इंटीजर देखना है, और इंटीजर भी इस तरीके से देखना है जो ब्रैकेट्स में या जो x अपने पास है उससे क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, x बराबर 2। अब x बराबर 2 क्या है, खुद एक पूर्णांक है, तो एफ ऑफ एक्स यानी 2 को जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। तो इसका एक ग्राफ निकलता है अपने पास, उस ग्राफ को आप देखिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका अगर ग्राफ है, सबसे पहले ये रहा अपना ग्राफ के लिए, ये 0 1 2 3 4 तक कर दिया है ना, यहाँ कर दिया 1 2 3, ये y ये x और ये y डैश सॉरी x डैश, तो ये हो गया -1 -2 -3, और ये -1 -2 -3 y डैश। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 के बीच में, अब 1 पे तो क्या होगा, हमेशा 1 ही निकलेगा। तो 1 को तो मैं क्या कर दूं, राउंड कर लेता हूँ। चलो इसको रेड से शो करते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। 1 पे क्या होगा, क्लोज होगा, तो 1 को कर देते हैं क्लोज। अब देखो जैसे 0 आएंगे, 0 से 1 के बीच में, 1 से थोड़ा सा कम तब भी 1, 1 से और कम तब भी 1, हाफ लूंगा तब भी 1, यानी 0.0 से हल्का सा ज़्यादा लूंगा तब भी क्या रहेगा, 0 ही आएगी वैल्यू। तो ठीक है, इस तरीके से है ना, 1 पे भी 1 रहेगा, तो 1 को कर देते हैं ओपन और इसको कर देते हैं क्लोज। और इसी तरीके से 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और इसी तरीके से 1 के 2 के बीच में भी 1 ही रहेगी, और 1 जैसे 2 आएगा तो 2 पे भी क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा। तो यहाँ तो हो जाएगा क्लोज और यहाँ हो जाएगा 2 पे ओपन। तो 2 पे ओपन 2 लिखते ही कहाँ चली जाएगी वैल्यू, यहाँ। तो इसका ग्राफ इस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ अब -1 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो -1 के जो कम होगा पास होगा वो रहेगा,
तो जीरो पे, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रहते ही माइनस, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा कम आते ही कहाँ चली जाएगी वैल्यू, माइनस पे है ना। तो ये लीजिए, अब यहाँ ओपन आएगा क्योंकि जीरो पे तो जीरो चला जाएगा, इसी तरीके से यहाँ ओपन आएगा और इसी तरीके से यहाँ ओपन आएगा। एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि भाई मैंने जीरो से और एक के बीच में जो भी वैल्यू मैंने डाली, जो भी वैल्यू जीरो से एक के बीच में 0.1 भी डालूंगा, जैसे एग्जांपल में हमने समझा है अभी, x बराबर क्या लिख दिया मैंने 0.1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देता है, उसे 0.1 को जीरो पे ला देता है। वही है 0.9 को भी कहाँ ला देगा, ये जीरो पे ला देगा। इसी तरीके से 0.8 को भी कहाँ ला देगा, ये जीरो पे ला देगा। पर 1.1 करते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 से हल्का सा ज़्यादा लेते ही कहाँ चली गई वैल्यू 1। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन और ये इसका ग्राफ। अब क्या करना है, एक एक के लिए सोल्व करना है। क्या के लिए, एक एक फलन के लिए। तो एक एक फलन के लिए डेफिनेशन अपने पास क्या है, वो आप देख लो क्या है, एफ ऑफ x1 हो किसके, एफ ऑफ x2 के, और दिस इम्प्लाइज बराबर किसके हो जाए, x1 बराबर x2। ये तो थी डेफिनेशन। पर हम ग्राफ से डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि इसके बीच में जितनी सारी वैल्यू है ना, किस तरीके से कि x बराबर 0.1, x बराबर 0.2, x बराबर 0.3, इन सब के लिए क्या वैल्यू दे रखा है, ये हमेशा जीरो वैल्यू दे रहा है। देखो इसके बीच में कौन सी वैल्यू दे रहा है, जीरो। तो बस इस कंडीशन से क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। जो फलन है वो क्या है, एक एक ही नहीं है ना। क्योंकि हम लाइन टेस्ट से भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे तो इसके बीच में तो बहुत सारे मान आ गए, यानी एक ही संग बहुत सारे बिंदु मिल गए, बीच में कोई नहीं मिला, पर इस पे लाइन खींचते ही यहाँ बहुत सारे मिल गए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारे मान मिलते हैं। इस तरीके से एक एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए, अब आच्छादक देखो, आच्छादक ये डिफाइन हो रहा है अपना रियल नंबर से रियल नंबर में, पर ऐसी बहुत सी वैल्यू हैं, यहाँ तो मुझे क्या मिल रहे हैं, हर बार इंटीजर मिल रहे हैं। अब इंटीजर मिल रहे हैं तो बीच में तो बहुत सारी वैल्यू रह गई ना अपनी, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होता है, माइनस हाफ भी होता है। हाफ माइनस हाफ मुझे कभी नहीं मिलने वाला, ये प्लस हाफ है, ये हाफ नहीं मिलने वाला, ये 3/2। इस तरीके से इनके बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब क्या रहेंगी, खाली, यानी हर बार मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू नॉन इंटीजर के, किसके बराबर रहेगा, नॉन इंटीजर के। और नॉन इंटीजर के बराबर होते क्या हो सकता है कि इसका कोडोमेन है ना, इसका सहप्रांत बराबर नहीं रहेगा किसके, परिसर के, इसका सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। तो इसी से कंडीशन से क्या आ जाता है कि आच्छादी या आच्छादक फलन नहीं है। ये कौन सा फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से नया फंक्शन भी था जिसे हमने ड्रॉ करना भी सीख लिया। ड्रॉ करने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि इसमें जो भी नंबर हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक इंटीजर मिलेगा जो कि क्या होगा, x के बराबर या उससे कम होगा, उससे कम। और इस तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप का ग्राफ रहता है, तो इसको स्टेप अप ग्राफ भी कहते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। और जो वैल्यू आ रही है वो एक से ज़्यादा मिल रही है, क्यों, 0.1 का मान भी 0, 0.2 का मान भी 0, इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू हैं जिनकी एक से ज़्यादा इमेज मिल रही है। वैल्यू पर एक से ज़्यादा एक से एक ही प्रतिबिंब पे ये क्या हो रहे हैं, सब कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके की, इस वजह से एक एक ही नहीं है। सहप्रांत इसका परिसर के बराबर नहीं आया, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं रखते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी थे और आपने समझे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट और आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों के इस तरह के सपोर्ट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आप अपने दोस्तों वगैरह तक इन क्लास को पहुंचाइए। आपको अच्छी लगी हो तो उन्हें भी अच्छी लगेगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ के साथ ही अपने जो भी आपको डाउट वगैरह हैं आप कमेंट करें, हम उसे आंसर ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।